सीएम धामी ने की भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से मुलाकात। यूनियन ने कराया समस्याओं से अवगत। सीएम बोले किसानों की हर समस्या का होगा समाधान। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने पंतनगर के छात्र छात्राओं से की मुलाकात। एक अध्ययन के बाद फिलीपींस से लौटे हैं छात्र छात्राएं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात। मां धारी देवी के नवनिर्मित परिसर के लोकार्पण के लिए किया आमंत्रित। कई अन्य मुद्दों पर भी हुई बातचीत। देश के नए सीडीएस जनरल अनिल चौहान से मिले कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। नए सीडीएस बनने पर दी शुभकामनाएं। और चंपावत में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही हुई शुरू। भारी बारिश के चलते अवरुद्ध हुआ था राष्ट्रीय राजमार्ग। प्रशासन ने किया मैन पावर और मशीनों को जगह जगह तैनात। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां सुप्रीम कोर्ट धामी सरकार पहुंची है। राज्य की महिलाओं के 36 आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है धामी सरकार। धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। विधि विभाग के परामर्श के बाद अध्यादेश लाने की भी तैयारी की जा रही है। 12 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को 30% आरक्षण देने के 2006 के शासन आदेश पर रोक लगाई है। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे सुप्रीम कोर्ट धामी सरकार पहुंची है। राज्य की महिलाओं के 36 आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट धामी सरकार पहुंची है। धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। विधि विभाग के परामर्श के बाद अध्यादेश लाने की भी तैयारी की जा रही है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव जुड़ गए। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। कैलाश, सुप्रीम कोर्ट अब धामी सरकार मामले में पहुंच गई है। क्या रुख अब सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है, क्या लग रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है धामी सरकार। धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी है। विधि विभाग के परामर्श के बाद अध्यादेश लाने की भी तैयारी की जा रही है। 12 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को 30% क्षैतिज आरक्षण देने के 2006 के शासन आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आरक्षण के लिए अब धामी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। विधि विभाग के परामर्श के बाद अध्यादेश लाने की भी तैयारी की जा रही है। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं सीएम धामी की सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। राज्य की महिलाओं के 36 आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा धामी सरकार ने खटखटाया है। धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी है। विधि विभाग के परामर्श के बाद अध्यादेश लाने की भी तैयारी की जा रही है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। कैलाश, सुप्रीम कोर्ट पहुंची है धामी सरकार, क्या लग रहा है अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख हो सकता है इस पूरे मामले पर?
कैलाश, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? अपना सवाल दोहराएंगी आप? जी कैलाश, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है धामी सरकार ने, क्या लग रहा है इस पूरे मामले पर? क्या रुख अपना सकता है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, अगर इस वक्त उत्तराखंड सरकार की बात करें तो जाहिर तौर पर इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो क्षैतिज आरक्षण का जो मामला है 30% का, वो हर हाल में पूरा हो सके। और इसके लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर चुकी है सरकार। और उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में आता है उत्तराखंड सरकार के, तो जाहिर तौर पर जो 12 तारीख को जो कैबिनेट आहूत होगी उत्तराखंड में, उस कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्योंकि जो माननीय न्यायालय है हाई कोर्ट उत्तराखंड का, उसके द्वारा ये रोक लगाई गई थी क्षैतिज आरक्षण पर। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार ये मांग उठ रही थी कि जो क्षैतिज आरक्षण की जो मांग है 30% की महिलाओं के लिए, उत्तराखंड की खासतौर पर जो महिलाएं हैं, तो इस आरक्षण को लेकर लगातार मांग भी उठ रही थी, सरकार से लगातार गुजारिश भी की जा रही थी तमाम महिला संगठनों द्वारा। जिसके बाद अब सरकार ने इस पूरे मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया है और हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट में अब एक विधि के बाद जो विधि की जो परामर्श लिया गया, उसके बाद याचिका यहाँ पर दाखिल की गई है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अगर हक पर फैसला आता है उत्तराखंड के और उत्तराखंड सरकार के, तो जाहिर तौर पर जो 30% का जो क्षैतिज आरक्षण का जो मामला है वो निपट सकता है और इसका सीधा सीधा लाभ उत्तराखंड की महिलाओं को मिलेगा। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने जिस तरीके से इस पर रोक लगा रखी है, कैलाश, क्या हवाला हाईकोर्ट की ओर से दिया गया था? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरीके से अगर बजट की बात करें, सरकार का बजट इस मुताबिक नहीं हो पा रहा था पहले, लेकिन पहले की तुलना में अगर अब की बात करें तो अब का जो बजट है वो 60,000 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कई तरह की अटकलें थी, जिसको कई तरह की याचिकाएं दाखिल की गई थी माननीय न्यायालय में, जिसके चलते तमाम याचिकाओं को मद्देनजर रखते हुए उस पर रोक लगाई थी। लेकिन अब चूंकि सरकार भी चाह रही है कि जो क्षैतिज आरक्षण का जो मुद्दा है वो निपट सके, सरकार चाहती है महिलाओं को उनका हक मिल सके, इसलिए बहुत जोर तरीके से पैरवी की गई है सुप्रीम कोर्ट में। और ये उम्मीद और कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जो पैरवी है बहुत मजबूती से इस वक्त पैरवी की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा, तो जाहिर तौर पर फैसला हक में आ सकता है। और हक में अगर फैसला आता है तो इसका सीधा सीधा लाभ उत्तराखंड की जो मातृशक्ति है उसको मिलने जा रहा है। बिल्कुल कैलाश, अगर बात करें तो जिस तरीके से ये मामला लंबित है और महिलाएं भी काफी दिनों से इंतजार कर रही है कि उनको आरक्षण का लाभ मिल सके, धामी सरकार की ओर से मुख्यमंत्री का कोई बयान सामने आया हो? देखिए, मुख्यमंत्री समय समय पर इस बात को कहते आए हैं कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं, चाहे वो युवा हो, युवतियां हो या फिर अन्य लोग हो, हर जो तबका है, हर तबका मुख्यमंत्री और सरकार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने समय समय पर देखा है कि मुख्यमंत्री हर तबके के लोगों से बातचीत करते हैं, हर लोगों के बीच में जाने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से जनता के बीच जाकर वो फीडबैक ले रहे हैं, उससे साफ तौर पर इस बात को तो मानने से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री बिल्कुल जड़ तक पहुंचना चाहते हैं किसी भी चीज की, किसी भी समस्या के। और यही प्रयास है मुख्यमंत्री का कि जो महिलाओं की हक की जो बात लगातार होती आई है, इससे पूर्ववर्ती भी सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, लेकिन इतनी पुरजोर तरीके से पैरवी आज तक नहीं हुई। लेकिन हाँ, मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा जब इस बात को कहा गया था कि महिलाओं को हक दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो ये राज्य हमको मिला है, अलग राज्य मिला है, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। जो आंदोलन हुआ था उत्तराखंड के लिए, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा आंदोलन था, इसीलिए यहाँ पर मातृशक्ति को लगातार नमन किया जाता है। और मंत्री भी इस बात को सर्वोपरि रखकर इस कोशिश में है कि सुप्रीम से जो भी यहाँ पर फैसला आए हक में आए, ताकि 12 तारीख जो कैबिनेट जो हो, उस कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा जाए। बिल्कुल कैलाश, बात करें तो जब आरक्षण मिल जाएगा, हालांकि ये काल्पनिक सवाल है, लेकिन महिलाओं को किस तरीके से लाभ मिलेगा? देखिए, सबसे ज्यादा लाभ तो जो सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि अगर 30% अगर आरक्षण उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा तो जाहिर तौर पर इसका लाभ कई यहाँ पर क्षेत्र हैं, सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं, बल्कि चाहे वो स्कूली संबंधित यहाँ पर दाखिला हो या कई अन्य चीजें हैं, तो सीधा 30% यहाँ पर उनके हक में यहाँ पर आएगा। और उनको जो मेहनत करनी होगी 70% के लिए करनी होगी। तो ये कहीं ना कहीं ये लाभ तो है ही, और ये कोशिश अब सरकार कर रही है। और महिलाओं में भी इस बात की साफ तौर पर देखी जा रही है कि अगर हक में उनके फैसला आता है तो कहीं ना कहीं यह हक वाजिब भी होगा और उनके लिए फायदेमंद भी होगा। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश, और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट धामी सरकार पहुंची है, राज्य की महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है धामी सरकार।
धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। विधि विभाग के परामर्श के बाद अध्यादेश लाने की भी तैयारी की जा रही है। तो 12 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को 30% 36 आरक्षण देने के 2006 के शासन आदेश पर रोक लगाई है, जिसके बाद अब धामी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा धामी सरकार ने खटखटाया। देखने वाली बात होगी कि अब सरकार के पक्ष में फैसला जाता है या नहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। इस मौके पर यूनियन ने सीएम को किसानों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया। इस पर सीएम ने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव सुविधा देने के लिए प्रयास कर रही है। प्रदेश की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए राज्य में कृषि और बागवानी के क्षेत्र में कई योजनाएं बनाई गई हैं। साथ ही औषधीय उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों की मदद के लिए उन्हें 3 लाख रुपए तक का ऋण भी दिया जा रहा है और स्व सहायता समूह की महिलाओं को 5 लाख तक रुपए का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3,900 कलेक्टरों से भी काम शुरू हो गया है। किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना भी शुरू की गई है। इसके लिए 80% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। आगे बढ़ेंगे। फिलीपींस से लौटे पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के छात्र छात्राओं ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की और राजभवन में राज्यपाल से अपने अनुभव साझा किए। राज्यपाल ने सभी छात्रों को उज्जवल भविष्य की बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा का सही उपयोग तभी संभव है जब वे जानकारी लैब टू लैंड और क्लासरूम टू विलेज पहुंचे। कृषि के क्षेत्र में छात्र अपने शोध और अनुभव से एक नई क्रांति ला सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन कुमाऊं के बागेश्वर जनपद की कत्यूर घाटी में आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की गई। यूकेडी जिला अध्यक्ष हीरा वल्लभ भट्ट का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस ने बारी बारी से इस प्रदेश को छला है। पहाड़ी जिलों का विकास अभी भी मीलों दूर है। इन सभी समस्याओं को लेकर यूकेडी जल्द ही सड़कों पर उतरेगी। राज्य बने 22 साल हो गए। 22 साल के भीतर इन दोनों पार्टियों ने यहाँ पर राज किया, चाहे वो कांग्रेस हो या राष्ट्रीय दल, दोनों, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। इन दोनों पार्टियों ने बारी बारी से इस राज्य के लोगों को ठगा है, यहाँ की लूट खसोट कर रखी है। उत्तराखंड के गांव खाली हो गए हैं। गाँव में आदमी नाम का कोई चीज ही नहीं है। अरे भाई, हमने राज्य किसके लिए बनाया? हमने राज्य यहाँ के उत्तराखंड के लोगों के लिए, जो पिछड़े लोग हैं, जो गाँव में रहते, गाँव के लोगों के लिए राज्य बनाया। राष्ट्रीय दलों के लोग हैं, जिसमें भाजपा से जुड़े हुए लोग, आरएसएस से जुड़े हुए लोग, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, जितने भर्ती घोटाले सामने आए हैं उससे पूरे उत्तराखंड का युवा आंदोलित है। और उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा से ही इस बात को कहता रहा है कि उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेशों में पर्यटन के नाम पर ये जो पब संस्कृति राष्ट्रीय दलों के लोग ला रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। उत्तराखंड में हमेशा से धार्मिक पर्यटन, नैसर्गिक पर्यटन को आगे बढ़ाने की बात होती रही है, लेकिन इन दलों पर अंधा विश्वास जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता ने किया है, उसके बाद इनके चेहरे लगातार बेनकाब हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। पिरान कलियर स्थित दरगाह में आयोजित उर्स मेले में रियायत करने सैकड़ों लोग आए थे। वहीं धनौरी 52 दर्रा रातमाव नदी पर नहाने के लिए एक महिला, एक किशोर और एक अधेड़ की डूबने से मौत हो गई है, जिसमें गोताखोरों की मदद से 2 शवों को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि एक शव की तलाश जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नई दिल्ली से सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की है। मंत्री डॉक्टर रावत ने उन्हें देश के दूसरे सीडीएस बनने पर बधाई दी और स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर रावत ने नवनियुक्त सीडीएस को अपने पैतृक गांव गवाड़ा आने का आमंत्रण दिया, जिस पर सीडीएस अनिल चौहान ने जल्द से जल्द उत्तराखंड आने का भरोसा दिया।
आगे बढ़ेंगे। सितारगंज पुलिस ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रचने का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी हीर सिंह शामिल है। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने बताया कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश जेल में रची गई थी, जिसमें एक तांत्रिक भी शामिल है। इस तांत्रिक को आरोपी ने 5 लाख रुपए भी दिए थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है। माननीय मंत्री जी को किसी के द्वारा पता चले कि इस तरह से आपके साथ ये साजिश की जा रही है आपको जान से मारने की, उन्होंने इसकी सूचना जो है पुलिस को दी। पुलिस को सूचना देने के बाद में जो है हमने FIR किया इनके नाम। ये लोग जो है पैसा दे करके और किसी के थ्रू माननीय मंत्री जी को जान से मरवाना चाहते थे। पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है, अब जो मामला होगा वो सामने आए। पंजीकृत कराया है, जिसमें माननीय मंत्री जी सौरभ बहुगुणा जी के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रच के उनको नुकसान पहुंचाने के संबंध में FIR पंजीकृत किया। इसमें काफ़ी मतलब रिवीलिंग चीज़ें हमें मिली हैं। काफ़ी पैसा हाथ बदला है और बाहर से कुछ व्यक्तियों को लाने का मतलब प्लानिंग भी चल रहा था। इस संबंध में पूछताछ के बाद जो है हमने 4 लोगों को हमने हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर दिया गया है। अग्रिम विवेचना प्रचलित है। अभियुक्तों ने ये कबूला कि 5,70,000 रुपये उसको पेमेंट मिला है माननीय मंत्री जी को नुकसान पहुंचाने के लिए। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत 3 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रीय ऋषि नानाजी देशमुख की जयंती के अवसर पर आयोजित ग्रामोदय मेले और शारदोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित सांसद और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या रुद्रपुर पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने और पार्टी के विकास कार्यों को हर घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए। आगे बढ़ेंगे। देहरादून के सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आयोजित संजीवनी 2022 दिवाली फेस्ट का समापन हुआ। समापन समारोह में सीएम धामी की धर्मपत्नी गीता धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में लगे विभिन्न जिले के करीब 70 स्टॉलों का अवलोकन किया, जिसमें प्रदेश के स्थानीय उत्पादों और खान पान को दर्शाया गया। उन्होंने भी इन स्टॉलों से खरीदारी की और कई उत्पादों के बारे में जानकारी भी ली। इस मौके पर गीता धामी ने फेस्ट की सराहना करते हुए कहा कि एक ओर समस्त अधिकारीगण प्रदेश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं, वहीं महिलाएं भी राज्य और देश के विकास में सहयोग कर रही हैं। राज्य सरकार लगातार इसके लिए काम कर रही है और स्थानीय उत्पादों को लगातार बढ़ावा दे रही है। वाइफ्स के द्वारा यहाँ पे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने और उनके द्वारा जो हस्तशिल्प कलाएं हैं, उनके द्वारा जो उत्पाद की गई वस्तुएं हैं, सामग्रियां हैं, यहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, बाजार मिला है। और आज जो है हमारे वे समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए वो व्यक्ति जो है लोग, उनको अपने इन उत्पादों को बेचने के लिए यहाँ पे जो मार्केट मिला है और आज वे जो है आत्मनिर्भर बन रहे हैं, अपने घर का जो है खर्च चला रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही सराहनीय है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर में डिजिटल राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। डिजिटल राशन कार्ड को लेकर खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश भर में डिजिटल राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इस राशन कार्ड के माध्यम से उपभोक्ता अपना राशन किसी भी अनुबंधित दुकान से ले सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में देरी जरूर हो रही है, लेकिन आने वाले समय में सभी राशन कार्डों को डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 24 लाख कार्ड धारक हैं और 50% डिजिटल राशन कार्ड बनाने का काम पूरा हो चुका है। स्मार्ट राशन कार्ड या डिजिटल राशन कार्ड बनाने की सिर्फ इतनी कल्पना थी कि डिजिटल राशन कार्ड के माध्यम से उसको कैरी करना,
आसान रहेगा, उसके फटने की जो आशंका है वो खत्म होगी। डिजिटली वो कहीं पे भी एटीएम के रूप में उसका उपयोग किया जा सकेगा। हम लोगों ने फूड एटीएम की हम लोगों ने बात करी थी, एक को हमने स्थापित किया, शेष अभी हमारे लेने बाकी हैं, तो वह भी हम लोग लेकर आएंगे। तो निश्चित रूप से वो डिजिटल कार्ड के माध्यम से वो उसका उपयोग कर सकता है और उस डिजिटल कार्ड के माध्यम से वो कहीं पे भी उसका उपयोग करते हुए जो है उसको अनुमन्य जो चाहे वो गेहूं हो, धान हो इत्यादि वो वहां से ले सकता है। आज मैं कह सकती हूँ कि लगभग 24 लाख राशन कार्ड पूरे प्रदेश भर में है। लगभग 50% से ऊपर हमारा काम हो चुका है और शेष भी जो है हम लोग बहुत जल्द उसको पूर्ण कर लेंगे और हर एक व्यक्ति पर डिजिटल राशन कार्ड आने वाले समय में आप देखेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ती दुर्घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं, जिसको देखते हुए अब मैदानी मूल और पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के मानकों में बदलाव की मांग उठने लगी है। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में 18 सीटर बस को ही परमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि मार्ग सकरे हैं। उनका कहना है कि सीट बेल्ट को भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ज्यादातर देखा गया है कि सीट बेल्ट लगाने से व्यक्ति भी गाड़ी के साथ खाई में गिर जाता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री से बातचीत कर ली है और अब पत्र भी भेज रहे हैं। मैंने शासन से बात करी है, माननीय मुख्यमंत्री से बात करी है, माननीय परिवहन मंत्री से बात करी है कि मैदानी क्षेत्रों का जो परिवहन नियम है उनको पहाड़ों पर लागू न किया जाए और इसके तहत जो पहाड़ों में बड़ी बसें जाती हैं 40 सीटर, 45 सीटर, 55 सीटर, तो उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए और 18 सीटर से ऊपर की गाड़ियों को पहाड़ों में जाना अलाउ नहीं करना चाहिए। और जितनी भी हमारी यातायात की जो एजेंसियां हैं उनको भी निर्देशित करना चाहिए कि क्रमबद्ध होकर नई गाड़ियों को जो है 18 सीटर से ऊपर की बसें न लगाई जाएँ। इसका कारण ये है कि एक तो बहुत सारी कैजुअल्टी होती है, दूसरा पहाड़ों में सड़कें जो हैं बहुत पतली हैं, नैरो हैं, तो उसमें छोटी गाड़ी ज़्यादा सुगमता से जा सकती हैं। तो ये मेरा सुझाव है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।